भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार उत्तराखंड के सृजन के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पर पलायन ने तेजी पकड़ी है और तीव्र गति से यहाँ से पलायन हुआ। वैसे तो पलायन दुनिया के हर कोने से हुआ है और होता रहता है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ से साइलेंट माइग्रेशन हुआ है, चुपचाप पलायन, गुमसुम पलायन हुआ है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, एक विचारणीय विषय है, शोध का विषय है। बहुत सारे शोध हुए होंगे, यूनिवर्सिटीज़ ने, इंस्टीट्यूशंस ने किए होंगे, लेकिन वे शोध यहाँ पर गांव में जा कर के हों तो बहुत बढ़िया है, या सड़क के किनारे घूम करके सोशल मीडिया का सर्वेक्षण करके यहाँ पर जो विषय लाए जाते हैं आगे, उनसे यह विषय अलग होता है जब आप गांव में जाते हो और यहाँ की जो स्थितियाँ मैंने बताई हैं, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, इनका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। और यह तभी हो सकता है जबकि बहुत पिछड़े हुए गांव में यहाँ के लोग जाएं। अब नौकरी वाले जाते हैं, लेकिन उनको अपनी नौकरी तक ही सीमित रहना पड़ता है। वे अपनी नौकरी बचा लें, अपना काम कर लें, अपने घर का काम कर लें, तो वह उनके लिए बहुत है। इन चीज़ों पर वे ध्यान नहीं देते हैं। इनको ध्यान देने के लिए उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों, शोधकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा। वीडियो पर जब बने रहें, आपको बहुत सारी काम की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और उत्तराखंड से जुड़े हुए संवेदनशील विषय हों, देश से जुड़े हुए संवेदनशील विषय हों या जियो पॉलिटिक्स की बातें हों, हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। मित्रों, यहाँ पर क्या होता है कि पलायन का इतिहास बनता है। जब राजशाही थी यहाँ पर उत्तराखंड में, राजा का शासन था, तो पलायन बिल्कुल ना के बराबर था। पलायन तब बढ़ा जब यहाँ पर गोरखों ने एक बड़े भूकंप के बाद, मध्य हिमालय में बहुत बड़ा 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। उसके बाद इन्होंने आक्रमण किया नेपाल ने, और इसको कुमाऊं और गढ़वाल को ऑक्युपाइड कर दिया था, कांगड़ा तक पहुंच गए थे। अब ऑक्युपाइड करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अत्याचार भी बहुत हुए, इतिहास इसका साक्षी है। बहुत लोगों को गलत ट्रीट किया गया गोरखा सैनिकों द्वारा। तो इस पर जो है काफ़ी लोक कथाएँ भी हैं, इतिहास भी है और अनेक किंवदंतियाँ हैं। उसको हट करके हम आगे बढ़ते हैं कि माइग्रेशन से इसका लेना देना क्या है। यहाँ पर जब गोरखे आए तो यहाँ से जो भी धन दौलत थी उसको पहुँचाने के लिए घोड़े खच्चरों का कम इस्तेमाल कम होता था। तो गोरखों ने क्या किया, यहाँ बोजियारी पकड़े। बोजियारी मतलब गांव के जो लोग थे उनको पकड़ा, उनको बोझा बो करके, और उनकी गुलाम बोल सकते हैं, उनके पीठ में लाद करके बोझा, और यहाँ से सोना, चांदी, धन दौलत, यहाँ की मूर्तियाँ, मंदिरों में जो अच्छी चीज़ें हैं, वे सब नेपाल ले गए। गढ़वाल और कुमाऊं से बहुत लूट मची। 15 साल मार काट लूट चली उत्तराखंड में। उसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ के राजा के जनप्रतिनिधि या राजा के मंत्री मिलते हैं और गोरखों को उत्तराखंड से खदेड़ने की बात चलती है। एक प्रकार से संधि होती है। गोरखों ने यहाँ पर अत्याचार मचा रखा है, अंग्रेज़ों के संज्ञान में डाला जाता है। तो इनको अंग्रेज़ों की मदद से गोरखों को यहाँ से खदेड़ा जाता है। खुरबुरा की लड़ाई देहरादून के पास इसका एक उदाहरण है। और किस प्रकार से अंग्रेज आए और उन्होंने गोरखों को खदेड़ा, यहाँ की दयनीय स्थिति देखी। तो ये सारा इतिहास इसका अलग है। क्या होता है कि अभी अंग्रेज़ों ने जब लड़ाई लड़ी गोरखों के खिलाफ, तो उन्होंने बताया भाई हमारा इतना खर्चा हो गया राजा को, राजा के जो मंत्री थे, और हमारी भरपाई करो। तो उन्होंने बोला ठीक है। संधि में ये हुआ कि आप कुमाऊं, गढ़वाल
पूरा ले लो, टेरी गढ़वाल जो है राजा के पास रहेगा और रियासत थी राजा की, लास्ट में वो जब आज़ाद हुआ भारत रिमर्ज हुई थी। तो ये माइग्रेशन एक बहुत बड़ी टोलियाँ यहाँ से गोरखे ले गए गुलामों के तौर पर, और गुलामों के तौर पर हरिद्वार में भी पहाड़ियों को बेचा गया। बताते हैं कि 2-2 रुपये में यहाँ पर बेचे गए हरिद्वार में। तो ये एक प्रकार का ये भी एक पलायन ही था, यहाँ के लोगों का बाहर जाना। अब क्या होता कि अंग्रेज़ों का शासनकाल आता है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने इधर उधर देखा यहाँ पर क्या चीज़ है, जंगल के अलावा और स्थिति के अलावा कुछ चीज़ नहीं है जो लूटपाट मचानी थी। गोरखे मचा के चले गए, इनके लिए क्या बचा था। इन्होंने यहाँ पर था मानव संसाधन देखा, पहाड़ियाँ हट्टे कट्टे हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार भी आ गया था, तो इन्होंने इनको इस्तेमाल किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अंग्रेज़ों ने पहाड़ियों को सेकेंड वर्ल्ड वार में इनका इस्तेमाल किया, जिस कारण कि यूरोप में या भारत के अन्य राज्यों में, शहरों में अंग्रेज़ों की फ़ौज में जो पहाड़ी उत्तराखंडवासी नौकरी करते थे, इनका भी पलायन हुआ। तो ये वहाँ उस समय पलायन होना एक मजबूरी थी, क्योंकि जब दुनिया में विकास देखा यहाँ के सैनिकों ने और अपने यहाँ का विकास देखा, तो वे भी चाहते थे कि उनकी संतानें अच्छी बढ़े। तो उस तरह से कई लोग पलायन करके वहीं सेटल हो गए, शहरों में, विदेशों में भी गए, यूरोप में भी हैं। तो साउथ ईस्ट कंपनियों, सिंगापुर इत्यादि, ढाका या पाकिस्तान, अविभाजित भारत में भी समय माइग्रेशन हुआ बहुत बड़ी संख्या में। इसका उदाहरण है लाहौर में गढ़वाल भवन था। अब ये तो पलायन का अंग्रेज़ों के समय का विषय था। उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है, तो भारत जब आज़ाद होता है तो यहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी। तो उत्तराखंड पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया कि इसको एक प्रकार से सैनिकों का रिसोर्स समझा गया। चाहे 62 की लड़ाई हुई हो या उससे पहले 47 में कबीला युद्ध जो J&K में हुआ हो, J&K में मलेशिया फौज का डिप्लॉयमेंट हुआ हो, या जिस प्रकार से भारत के अन्य राज्यों में डिस्टर्बेंस हुई हो उस समय, मिजोरम, नागालैंड, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, ये सारे क्रियाएं चलती रही। यहाँ से फौज में भर्ती, और कोई साधन तो था नहीं, कोई यहाँ पर कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, या तो टीचर थे, टीचरों को भी बहुत कम तनख्वाह मिलती थी और हट्टे कट्टे लोग थे और फिजिकली फिट थे, नेचुरली कमांडो थे, प्रकृति के साथ सामंजस्य था। तो अंग्रेज़ों को ऐसे हट्टे कट्टे सैनिक चाहिए थे, उन्होंने इस्तेमाल किया। भारत में भी ये चलता रहा। अंग्रेज़ों के बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, उसने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ही नहीं दिया। जो अंग्रेज़ सर्वे करके गए थे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन, उन्होंने सिर्फ सर्वे किया था। अगर अंग्रेज़ रहते तो उस रेलवे लाइन को बना भी देते, वे नहीं बनाए, उन्होंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप लगा दिया उस पर। सिर्फ कागज़ों में बातें चलती रही, पार्लियामेंट में चलती रही और नेता लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरते रहे। उसी तरह से बागेश्वर टनकपुर वाली जो रेलवे लाइन है, या रामनगर से लेकर के आगे चौकोटिया इत्यादि का जो अंग्रेज़ों का कागज़ों में जो गजट बताता है, उनका सर्वेक्षण था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंग्रेज़ों ने अच्छा सोचा था, अंग्रेज़ों ने इसलिए सोचा था कि वे तिब्बत को ऑक्युपाइड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ स्थिति अलग थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई का होना और उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ से अपना जाना ही उचित समझा, चाहे उन्होंने कैसे लोगों का सहारा लिया वो बात अलग है। अब जो आए वे इस विषय को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे कि उत्तराखंड का विकास किया जाए। सड़कें भी तब बनी जब सन 62 में चीन ने आक्रमण किया। रामनगर से लेकर के कर्णप्रयाग तक की जो सड़क है तब बनी। तो इसका मतलब उस समय लोग पैदल चलते थे। मतलब ज़रूरत की चीज़ें जो भी हैं रामनगर से आती थी तो पैदल आती, घोड़ों पर आती है, हफ्ते हफ्ते लोग जो है पैदल चलते थे। इस तरह की स्थिति थी भारत आज़ाद होने के बाद भी। 62 के बाद चीन की लड़ाई के बाद थोड़ा बहुत सड़कों को ध्यान गया कन्वेंस पर सैनिकों को पहुंचाने के लिए। अब क्या होता है
कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। कछुआ चाल, स्कूल बनते हैं, स्कूल भी इस उद्देश्य से बनते हैं कि हम इतनी कमाई कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, कोई भी होता है तो इसमें परसेंटेज देखी जाती है, और जो कि अभी तक चल रहा है, चाहे कोई भी सरकार आएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको। इस प्रकार के परसेंटेज जो चलती है उत्तराखंड में, बिहार में तो आम बात थी, और बिहार का पिछड़ापन होना भी यही कारण था। लेकिन उत्तराखंड उस समय क्या था, अविभाजित था, उत्तर प्रदेश में था। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लखनऊ की या बातें चलती थी, लखनऊ के हिसाब से उत्तराखंड चलता था। ज़रूर कुछ नेताओं ने काम किया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई था नहीं उस समय। उन्होंने एक मुट्ठी ज़मीन मांगी अपने स्थान के लिए, एक मुट्ठी ज़मीन की मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं पेशावर का नायक रहा हूँ, मुझे एक मुट्ठी ज़मीन दे दो, अपनी जो है मैंने यहाँ पर समाधि बनानी है जहाँ दुधातोली में। लेकिन उनको एक मुट्ठी ज़मीन के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ी, पब्लिक को धरने देने पड़े, ये सारी चीज़ें होती रही। ध्यान नहीं था, कांग्रेस का ध्यान बिल्कुल नहीं था उत्तराखंड की उन्नति के लिए। निश्चित ही नारायण तिवारी जी आए, उससे पहले उसके बाद जो है उत्तराखंड किस तरह बना सबको पता है। उससे पहले काफ़ी पलायन हो चुका था, लेकिन जब उत्तराखंड बना तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हो गई। नौकरियों की जो रेवड़ियाँ बंटने लगी, और योग्य लोगों को जगह नहीं मिलने के कारण वे भी पलायन करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको जो शहरों में काम मिल गए, होटल इंडस्ट्री हो, सेना हो, या दूसरे क्षेत्र हों, प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी सेक्टर में हों, जो योग्य लोग वो निकल गए। निकलने के बाद जब वो गए थे, यहाँ तो उन्नति थी नहीं, ना तो यहाँ चिकित्सा सुविधा, ना यहाँ पर जो शिक्षा का साधन, और ना दूसरी सुविधा, न यातायात के सुलभ, न कम्युनिकेशन। तो माइग्रेशन बहुत तेज़ी से होना स्वाभाविक था। हर चाहता है कि मैं अपनी पीढ़ियों को अच्छा बनाऊं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह का इंसान हो, वो आने वाले अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाना चाहता है। तो इस लालच में लोग गए, सुविधाएं भी नहीं थी, और जो एक बहुत बड़ी भीड़ है वो बहुत तेज़ी से निकलनी शुरू हो गई। यहाँ पर नेताओं की नौटंकी चलती रही है, नौछमी नारायण के जैसे खोते रहे, और जहाँ पर नौकरियाँ रेवड़ी की तरह बढ़ती रही। उसके बाद भी क्या हुआ आप सबको पता है, अपराधों की जो फुलझड़ियाँ बरसने लगी। अब क्यों हो, क्या होता है, जब यहाँ से अच्छे लोग पलायन करके चलने शुरू हो गए, तो यहाँ पर शराब की खपत भी बढ़ी। शराब की खपत कहने का मतलब है राजस्व। राज्य सरकार को भांग की खेती पर प्रतिबंध लगना, शराब को प्रोत्साहित करना, राजस्व को प्राप्त करना। भांग की खेती से इतना राजस्व नहीं मिल रहा था, तो शराब से तो पता ही आपको, एक जिले में करोड़ों रुपये पर डे की शराब का फ़ायदा होता है, बिकती है 13-13 करोड़, 10-10 करोड़ की एक जिले में। आप जाके देखो देहरादून में पर डे कितनी की शराब बिकती है। तो सरकार को राजस्व मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस राजस्व के चक्कर में क्या हुआ कि समाज पर जो दुष्परिणाम पड़े, यहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं वे शराबी बन गई। ऐसे भी जो है अंग्रेज़ों ने एक कोटा निश्चित किया फौज के लिए शराब का, तो उसके हिसाब से भी जो है थोड़ा और बढ़ा। तो शराब का बोलते शराबीकरण, सूर्य अस्त पहाड़ मस्त, इस तरह से डायलॉग भी समाज में प्रचलित होने लगे। इसको हम नशा जिहाद से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का जब नशेड़ी बन गए तो मुफ्त की शराब पिला करके जो ISI के जो स्लीपर सेल थे उनको विदेशों से पैसा आता था, उस पैसे से वो मुफ्त की शराब पिलाते थे। और ज़मीनों की इन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवाई। यहाँ जो स्थानीय मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्थानीय मुसलमान तो पहले आ गए थे, वो यहाँ की संस्कृति सभ्यता में रहते थे, उनसे उनका कोई इस प्रकार का उनके अंदर कट्टरपंथ होना था ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कट्टरपंथीकरण हुआ है, उसका कारण भी यह है कि यहाँ पर नशा जिहाद नाम का एक विषय अभी भी सरकार से संज्ञान में हो या ना हो, पर लेकिन यह चल रहा है। जो भी जिहादी तत्व हैं, गजवा हिंद की सोच वाले हैं, वो इसको यहाँ बढ़ा रहे हैं, और इस पर सरकार को विस्तार से देखना पड़ेगा।
फिर ज़मीन जिहाद होता है, नशा जिहाद। जब पैसा नहीं नशा करने के लिए तो ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी और ये ज़मीनें जिहादियों ने खरीदी, मकानें खरीदी सड़क के किनारे। आज वे जितने भी सड़क के किनारे, मैं बताता रहता हूँ, जितने भी अब्दुल बैठे हुए हैं, एक दिन पथराव करेंगे 4 धाम यात्रा करने वालों पर या उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन पर पथराव होगा। ये शुरू भी हो चुका है। पुरोला उदाहरण है, हल्द्वानी उदाहरण है, या धारचूला इसका उदाहरण है। इससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते हो। यहाँ पर जितने भी सैलून हैं, यहाँ पर मीट काटने वाले हैं या छोटे मोटे फेरी वाले हैं, कबाड़ वाले हैं, ये जो गजवा हिंद के सिपाही हैं, इनको ठीक ठाक विदेशी फंडिंग हवाला सा मिलती है और ये झूठ मूठ बोलते हैं कि हम गरीब आदमी हैं यहाँ करते हैं पर, लेकिन वास्तविक इनका एजेंडा और कुछ है। उत्तराखंड सरकार को, केंद्र सरकार को इसको समझना पड़ेगा। यह भी एक पलायन का कारण है। इससे क्या कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ा है। यहाँ पर गरीब लोगों को बहला फुसला करके इनको ले जाया गया, बेचा गया। ये सारी प्रक्रियाएं चलती गई। जब यहाँ बुद्धिजीवी यहाँ रहा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी रहा नहीं गाँव में, तो क्या है कि एक लालच दे करके इनकी सांस्कृतिक धरोहरों को खरीदा गया, यहाँ के लोगों को खरीदा गया, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ाया गया, ज़मीन खरीदी गई। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो धार्मिक जिहाद, धार्मिक उन्माद, कट्टरपंथीकरण, अंधविश्वास का जिहाद, ये यहाँ पर बाढ़ जैसी आ गई। अब यहाँ आप देख सकते हो कि गजवाए हिंद के सिपाही बुरी तरह से फैले हुए हैं और उन कई जगह तो ऐसी हो गई कि यहाँ पहाड़ियों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। नैनीताल जैसे ज़िले हैं या देहरादून जैसे इलाके हैं, रुड़की जैसे इलाके हैं, यहाँ से जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं ना, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ जिहादी सोच, गजवा हिंद सोच के लोग आ गए हैं। इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो धार्मिक प्रचारक। अब धार्मिक प्रचारक कौन है? ये धार्मिक प्रचारक वे हैं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिनको रेडिकलाइज करके, मैं बताया ना पिछले एपिसोड में कि 40 साल से कम उम्र के तकरीबन यहाँ के लोगों को भी रेडिकलाइज कर दिया गया है। वे पुरानी प्राचीन जो उत्तराखंड की संस्कृति की इज्जत नहीं करते हैं, वो उस हिसाब से नहीं है, वे अपने हिसाब से हैं। तो उनको टीच करने वाला, उनको प्रीच करने वाला, तकरीरें देने वाला कौन है? रोहिंग्या बांग्लादेशी जो धर्म प्रचारक हैं, मौलवी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं बाहर से, वे कट्टरपंथीकरण को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार को विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा और यहाँ के बुद्धिजीवियों को भी विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा। यह पलायन का यह भी एक कारण है। दूसरी बात, महत्वाकांक्षाएं हैं। अब ये प्रेस्टीज इशू हो गया है उत्तराखंड में। प्रेस्टीज इशू हो गया है कि जिसकी मकान दिल्ली में है, जिसकी मकान देहरादून में है या हल्द्वानी में है, दूसरे शहरों में है, उसका ग्रेड अप है। ग्रेड अप है। अभी उस लड़के को, चाहे वो निकम्मा लड़का, शराबी लड़का है, बेवकूफ़ लड़का है, उसकी शादी आसानी से हो जा रही है। लेकिन जो आप यहाँ पर अपनी इज्जत से है, मेहनत कर रहा है, पहाड़ को बचा रहा है, उसको शादी करने के लिए दिक्कत हो रही है। अब क्या करता है कि वो भी पलायन करेगा क्योंकि उसको शादी करनी है। तो माइग्रेशन के यही कारण है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ सरकार को बारीकी से सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार को अगर आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा का ध्यान देते हैं या यहाँ के सामाजिक संरचना, जो महाभारत कालीन संरचना है, उसको जीवित रखना है, तो सरकार को यहाँ के लिए कानून बदली करने ही पड़ेंगे। ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि जो यहाँ की ज़मीन को छोड़ करके जाता है, बेच करके, या तो बेचने पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि जो स्पेशली यहाँ पर बाकी सनातनी नहीं ले रहे हैं ज़मीन, यहाँ के जो है जिहादी ज़्यादा ज़मीन खरीद रहे हैं। आप देख सकते हो, सर्वे कर सकते हो, प्लेन एरिया में, विशेषकर उधम सिंह नगर में, जो कनाडा चले गए हैं खालिस्तानी सोच के, वो मुसलमानों को ज़मीनें बेच रहे हैं। इस पर उत्तराखंड सरकार को विशेष संज्ञान में लेना चाहिए। और वे हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उनको बेच रहे हैं। तो इस पर भी जो, और इसमें जो मिली भगत है, जो सरकार की मशीनरी में प्रशासनिक हैं या जो सरकारी कर्मचारी, उनकी मिली भगत है, तो ऐसे लोगों को पकड़ करके इनको, इनकी प्रॉपर्टी सीज करें, इनको जेल में डालें, इनको नौकरी से सस्पेंड करें। नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, जो ये बना रहे हैं, इनकी नौकरी खाई जाए, इनको जो है जेल में ठोसा जाए, इनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए। ये सारी चीज़ें उत्तराखंड सरकार कर सकती है, आम मानुष नहीं कर सकता है, यहाँ के लोग नहीं कर सकते हैं। वे इतना ही कर सकते हैं कि आपको बता सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं, समाज को बता सकते हैं। तो ये मुख्य कारण पलायन होने के यहाँ पर
रहे हैं और जिस कारण के पलायन तेजी से बढ़ा है। इसमें सरकारों के, विशेषकर कांग्रेस का निकम्मापन मुख्य रहा है, जो कि यहाँ पर राजनीति करते रहे। कभी हम मुसलमानों का तुष्टीकरण करते रहते हैं नेता लोग, कभी कुछ करते रहते हैं। तो इस तुष्टीकरण को बंद करें। कांग्रेस को जवाबदारी लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार कांग्रेस मुद्दे उछालती है छोटे मोटे अपराधों का या उन अपराधों का जो कि अपराधी हैं, अपराध को न लेके उसका अपराधों का राजनीतिकरण करती है, या जो यहाँ के जितने भी विषय हैं छोटे मोटे उनको राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लाने में परहेज करती है। वो अगर कांग्रेस ले आती तो कांग्रेस की उत्तराखंड में ये हालत नहीं होती। उत्तराखंड में कांग्रेस की दुर्दशा या देश में यह दुर्दशा होने का मुख्य कारण उसका तुष्टीकरण रहा है, उसका मैनिफेस्टो रहा है। जो मैनिफेस्टो अभी आया है, पिछले 2 एपिसोड से पहले मैंने बताया आपको कि क्या मैनिफेस्टो कांग्रेस का है। ये क्या आत्महत्या वाला एपिसोड है या किस प्रकार का जो मैनिफेस्टो है जो उन्होंने बनाया है, वो खुद ही सोच सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे उसके बारे में, वो अधिक समझदार है। लेकिन उत्तराखंड को बर्बाद करने में इसमें कोई शक नहीं है, आज़ादी के बाद कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ पर पलायन होने का। और उसके बाद नारायण दत्त तिवारी, जो कि नौछमी नारायण के नाम से जाने जाते थे, उनके समय में तो बहुत तेज़ी से पलायन हुआ है। जरूर कोशिश की कांग्रेसियों ने, हरीश रावत जी ने भी कोशिश की होगी कि यहाँ पर पलायन रुके, पर लेकिन ये नाकाम रहे, क्योंकि पिछला जो हिसाब किताब पूरा गड़बड़ कर चुके थे। अब बीजेपी में भी कई नेता कांग्रेस आए हुए हैं, तो संस्कार तो वही है, वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। उनका जुड़ाव उत्तराखंड से कम है, अपने वोट बैंक से ज़्यादा है, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उत्तराखंड के मूल निवासियों को यहाँ पर बसाने से, उनका पलायन रोकने से देश की सुरक्षा सही होगी, आंतरिक सुरक्षा भी, बाह्य सुरक्षा भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में सनातनी उत्तराखंड में जब घुसेंगे तो उनको पथराव होगा, क्योंकि सड़क के किनारे अब्दुल बैठ चुके हैं। तो इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। उत्तराखंड संज्ञान ले, उत्तराखंड सरकार संज्ञान ले, यहाँ के बुद्धिजीवी संज्ञान ले, केंद्र सरकार विषय को संज्ञान में लें। यहाँ का पलायन क्यों इस तरह से बढ़ा है और किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है, किस प्रकार से उत्तराखंड के पलायन को हम रोक सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।